सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, आधुनिक विश्व सेकंड। तो ये जो लेसन है वो आपके NIOS के स्टूडेंट और साथ में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उन दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट के लिए लाभदायक रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं इस पार्ट से, इस सब्जेक्ट से संबंधित, कि हम जो है जो पाठ की समरी है, सारांश है, उस पर हम चर्चा करते हैं, जिसके अंदर सारे जो पाठ के मोस्ट फैक्ट है वो हमने ले लिए हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के पाठ अधिकतर बड़े बड़े हैं आपकी बुक के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो भी है वो पाठ की पूरी समरी है, जहाँ पर पाठ को छोटा करके मोस्ट जो लाइनें हैं, जो फैक्ट है वो इसमें शामिल किए गए, ताकि आपकी कम समय में पाठ की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो पाठ नंबर 4 पढ़ते हैं इसको। औद्योगिक क्रांति। देखो, औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर नए नए उद्योग धंधों की शुरुआत करना, नए नए आविष्कार करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किस तरह से औद्योगिक क्रांति हुई इस समय के दौरान। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में भाप की शक्ति के प्रयोग से शुरू हुई। तो भाप के इंजन का आविष्कार हो गया। भाप की शक्ति मतलब भाप के इंजन का आविष्कार होना। तो ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से हुई? भाप के इंजन के उपयोग से हुई। वह 1769 में जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाने के बाद संभव हुआ। तो ये कब हुआ? 1769 में, जब जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। 1733 में जॉन केयर ने उड़ती तुरी का आविष्कार किया, जिससे कपड़े बुनने की प्रक्रिया को 4 गुना बढ़ाकर आसान कर दिया। जेम्स हरग्रीव्स ने एक हाथ संचालित चरखा जीन का आविष्कार किया। चरखा जीन मतलब होता है कि करघा होता है, एक करघा वाला होता है जिससे कपड़े बुने जाते हैं, जिससे एक बार में कई धागे बनने लगे। अतः इस अवधि में वस्त्र उद्योग प्रमुख बन गया। ब्रिटेन में लोहा व कोयले की बड़ी मात्रा में भी औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ब्रिटेन में लोहा है, कोयला है, इसकी भी बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ। ठीक है, तो ये जो बड़ी मात्रा में उत्पादन था, ये इसने भी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगरों, नहरों, सड़कों, रेल, जहाज आदि ने निर्मित वस्तुओं के बाजार को फैलाया और पेट्रोल इंजन, बिजली के साथ नया काल शुरू हुआ। ब्रिटेन में हुई इस औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व में नजर आने लगा। इन सभी कारकों ने ब्रिटेन में कृषि को बढ़ावा दिया। जेथ्रो टूल बीज रोपण ड्रिल। तो देखो, जेथ्रो टूल बीज रोपण ड्रिल ने बीजों को समान अंतराल पर गहराई पर बुवाई से कृषि में अपनी जगह बनाई। तो जेथ्रो टूल बीज रोपण जो ड्रिल है, ये एक तरीका है जिसकी वजह से जो बीज है वो अधिक उत्पादन देने लगे। ठीक है, 1760 से 1830 के बीच ब्रिटिश संसद ने लगभग 1000 संलग्न अधिनियमों द्वारा भूमि को, जो पहले जिस समुदाय की थी, उनको बड़े क्षेत्रों में जोड़ दिया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। इंग्लैंड में मुख्य रूप से अपने परिवहन के विकास के कारण विदेशी बाजारों पर कब्जा करने में सक्षम था। तो इंग्लैंड में परिवहन का विकास हुआ, जिसके कारण उन्होंने विदेशी बाजारों पर अपना कब्जा कर लिया। कई देशों ने वाणिज्यवाद की नीति का पालन शुरू किया। इस सिद्धांत में कोई भी देश निर्यात अधिक तथा आयात कम करने का प्रयास करे और सरकार का व्यापार में हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। तो देखो, वाणिज्य नीति क्या है? वाणिज्य नीति के अंतर्गत ये सिद्धांत है कि कोई भी देश निर्यात तो अधिक करे, अपने देश से सामान को दूसरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, तो उससे क्या होगा? दूसरे देश से उसको मुद्रा प्राप्त होगी, पैसे प्राप्त होंगे। ठीक है, और साथ में दूसरे देशों से आयात कम करे। तो आयात कम करेगा तो उसको अपने देश में अगर अच्छा उत्पादन हो जाएगा, बाहर के देशों से उसको अगर कम आयात करना पड़ेगा तो उसका अपने देश का धन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और साथ में सरकार जो है वो व्यापार में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। तो इस तरह से ये वाणिज्यवाद की नीति कहलाई। वह कारण जिन्होंने ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति वाला देश बनाया। तो वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति वाला देश बना? तो पहला है, ब्रिटेन ने अपनी भौगोलिक स्थिति का भरपूर उपयोग किया। समुद्र तट से समीपता, विशाल रुकावट मुक्त व्यापार क्षेत्र। इन्हीं कारकों के कारण इंग्लैंड ने अन्य देशों से ज़्यादा त्वरित प्रगति कर सबको चौंका दिया। तो ये कुछ कारण थे, तीनों कारण थे कि उनकी ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, साथ में समुद्र तट के वो समीप देश था, और विशाल रुकावट मुक्त व्यापार था। उसका विशाल व्यापार था और बीच में व्यापार में किसी भी तरह का रुकावट नहीं था। तो ये तीनों ही कारण ऐसे थे, ये तीनों ही कारक ऐसे थे जो इंग्लैंड को अन्य देशों से बहुत जल्दी औद्योगिक विकास की प्रगति करने में सहायता की। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन कौन से नवीन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए वो देखेंगे अपन।
कई नवीन आविष्कार और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने औद्योगिक देशों को और अधिक शक्तिशाली व कुशल बनाने में मदद की। अब उत्पादन बड़ी मात्रा में सस्ता और बहुत तेजी से किया जा सकता था। इन आविष्कारों का कपड़ा और परिवहन उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो जो भी आविष्कार किए उसमें कपड़े और परिवहन उद्योग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वस्त्र उद्योग, अब देखो कपड़े उद्योग पर कैसे प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। कपड़ा उद्योग में तकनीकी प्रगति ने लोहा और इस्पात उत्पादन में आविष्कारों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। देखो कपड़े उद्योग के अंदर तकनीकी नई तकनीकी काम में ली जाने लगी, लोहे का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, इस्पात का उत्पादन होने लगा, जिससे कि कपड़े का उत्पादन में तेजी आई। अन्य देशों ने इंग्लैंड के उस उदाहरण से प्रेरणा ली। इस समय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को दुनिया के बाजार में बाढ़ आ गई। तो इंग्लैंड में जो निर्मित वस्तुएं थी वो दुनिया के बाजारों में बिकने लगी। ब्रिटेन ने अपने हितों की रक्षा हेतु एक कानून पारित किया जिनमें कपड़ा मजदूरों को दूसरे देशों की यात्रा करने और औद्योगिक तकनीकी की जानकारी बाहर न खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जो भी कपड़ा उद्योग थे इंग्लैंड के, और जो कपड़ा के जो उद्योग में जो काम करने वाले मजदूर थे उन पर इंग्लैंड ने पाबंदी लगा दी कि वो उस देश से बाहर नहीं जाएंगे, और ना ही जो कपड़े निर्माण की जो पद्धति थी उनके देश में वो किसी दूसरे देश को वो लीक नहीं करेंगे। परंतु 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया, जबकि एडमंड कार्टराइट ने पहले पानी संचालित करघे का आविष्कार किया। 1789 में सैमुअल क्रॉम्पटन इंग्लैंड से बाहर निकलकर अमेरिका पहुंचा। वे अपने साथ ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का ज्ञान भी ले गया, जिससे अमेरिका में भी औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इसी तरह फ्रांस और जर्मनी में भी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। आर्कराइट कारखाने प्रणाली का पिता माना जाता है। आर्कराइट को क्या कहा जाता है? कारखाने प्रणाली का पिता, यानी कारखानों की स्थापना करना, ठीक है। उनसे पहले या उसने पहला कारखाना मुख्य रूप से घरेलू मशीनों से तैयार किया। तो उन्होंने पहला कारखाना कैसे तैयार किया? घरेलू जो मशीनें होती है उससे तैयार किया, और उसमें काम करने के घंटे तय किए और लोगों को अनुबंध पर रखा था। तो काम करने के घंटे उसने तय किए, यहाँ काम है, ठीक है, तो काम करने के घंटे उसने तय किए और लोगों को अनुबंध पर, यानी कि एक कंडीशन पर लोगों को वहाँ पर रखा, अनुबंध पर रखा कि आपको इतने घंटे काम करने हैं, इस घंटे के मैं आपको इतने रुपये दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने अनुबंध पर लोगों को रखा। दूसरा है भाप का इंजन। औद्योगिक क्रांति की एक और बड़ी उपलब्धि भाप की शक्ति का विकास और प्रयोग था। पहले के उपकरणों में सुधार किया गया, इससे उद्योगों की संख्या बढ़ गई। 1705 में थॉमस न्यू कॉमन कोयला खानों से पानी निकालने के लिए एक इंजन का निर्माण किया। 1760 में जेम्स वाट और न्यूकॉमन ने इंजन के डिजाइन और दक्षता में 4 गुना सुधार किया गया। यह काल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अवधि थी। वाट ने जॉन विल्किंसन के ड्रिल के बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए अपने इंजन में बड़े सिलेंडर बोर किया। भाप इंजन ने जल्द ही लोकोमोटिव कोयला इंजन की जगह ले ली। तो भाप के इंजन ने कोयले की इंजन की जगह ले ली। इससे रेलवे लाइनों की मांग में बढ़ोतरी हुई। तो आपने देखा होगा पहले कोयले से इंजन चलता था, फिर भाप का इंजन आया और अब तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलते हैं। तीसरा है कोयला और लोहा। भाप इंजन ने कोयला और लोहे के साथ आधुनिक उद्योग की नींव रखी। उस समय मान्यता थी कि जिन लोगों की मौत की इच्छा हो वही खानों में काम कर सकते हैं। खानों में कोयला का ढकेलना पूरी तरह जानवर, आदमी और बच्चों की ताकत पर निर्भर था। भाप शक्ति के उपयोग की अधिकता से कोयले की मांग बढ़ने लगी। कोयला खानों में कई सुधार किए गए, सुरंगों को हवादार बनाया गया तथा विस्फोट के लिए बारूद का उपयोग किया गया। 1709 में इब्राहिम डर्बी कोक के साथ ढलवा लोहे का उत्पाद किया। ढलवा लोहा लकड़ी के कोयले से प्राप्त किया जाता था, अतः जल्द ही जंगल खत्म होने लगे। 1784 में हेनरी कट, जो एक आयरन मास्टर थे, ने एक कम भंगु लोहे के उत्पाद हेतु प्रक्रिया विकसित की। 1774 में जॉन विल्किंसन ने एक ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार किया। तो इस तरह से देखो आप कई तरह की मशीनों का आविष्कार किया गया, अलग अलग आविष्कारक हुए। तो आपको इनके नाम अच्छे से याद रखना है, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई। चौथा है परिवहन और संचार के साधन। परिवहन और संचार के साधनों ने औद्योगिक क्रांति को बहुत प्रोत्साहित किया। देखो औद्योगिक क्रांति कब होगी? जब परिवहन और संचार का साधन होगा, क्योंकि कच्चा माल है या बना हुआ माल है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के साधन जरूरी होंगे और संचार के साधन जरूरी होंगे, तभी उद्योग ज़्यादा विकसित होगा और आगे प्रगति करेगा। तो परिवहन और संचार के साधनों में औद्योगिक क्रांति को बहुत प्रोत्साहित किया। 1700 में पुल और सड़कों में सुधार शुरू हुआ। 1814 में जॉन स्टीवेंसन ने पहले भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया, जो रेलवे ट्रैक पर चला। इन सब से नहर परिवहन को समर्थन मिला। माइकल फेराडे ने पहली इलेक्ट्रॉनिक मोटर की खोज करने का गौरव प्राप्त किया।
अगला है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। और औद्योगिक क्रांति के क्या क्या प्रभाव हुए। औद्योगिक क्रांति ने शहरी जनता के आंदोलन को प्रोत्साहित किया, जिसने एक शहरी समाज को जन्म दिया। तो औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, शहरी जनता के आंदोलन को प्रोत्साहित किया, यानी कि लोग अब शहरों में उद्योगों की स्थापना की जाने लगी, तो लोग शहरों में आके बसने लगे। तो इस तरह शहरी समाज को जन्म दिया। श्रमिक अब रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु कार्यशालाओं के पास ही रहने लगे, यानी जो भी उद्योग धंधे थे, कार्यशाला थे, यानी जो कारखाने थे, उसके पास ही वो श्रमिक रहने लगे। लेकिन कारखानों में काम करने की स्थिति दयनीय थी। वहाँ आवास, स्वच्छता व स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब थी। कारखानों के मालिक का सिर्फ लाभ कमाने से मतलब था, अतः वह मजदूरों से 14 घंटे काम कराते, यानी 14 घंटे, 14 नहीं है, आप ध्यान रखना यहाँ पर 14 घंटे, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट है। तो 14 घंटे काम कराते और कम मजदूरी देते थे। महिला और बच्चों को तो नाममात्र की मजदूरी मिलती थी। इन सब परिस्थितियों ने मजदूरों में एकता जगाई और उन्होंने ट्रेड यूनियन का निर्माण कर आंदोलन किया और बेकार कानूनों को खत्म करवाया। अगला है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उत्थान। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उत्थान किस तरह से हुआ वो देखेंगे। 19वीं सदी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इन देशों को तैयार माल को बेचने हेतु बाजार और कच्चे माल के लिए जमीन की आवश्यकता थी। अतः इन विकसित देशों ने पिछड़े और गरीब देशों को नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, तो इन देशों ने क्या किया, जो जहाँ पर औद्योगिक क्रांति है, उन देशों ने क्या किया, उनको कच्चा माल, उनको पक्का पकाया माल यानी बना हुआ माल तो अपने देश से बना लेते थे, लेकिन कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए उनको ज़मीन की आवश्यकता होती थी, ठीक है, जहाँ से कच्चा माल प्राप्त हो सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भी पिछड़े हुए देश थे, गरीब देश थे, उन्होंने उस पर नियंत्रण किया और वहाँ से उन्होंने कच्चा माल को उगवाना शुरू किया और फिर वो अपने देश में कच्चा माल लाते हैं, फिर वहाँ से बना बनाया माल अलग अलग देशों में ले जाकर बढ़ी हुई कीमत पर बेचते हैं। इन देशों में अभी औद्योगिकरण शुरू नहीं हुआ था, तो जो भी गरीब देश थे, अविकसित देश थे, पिछड़े देश थे, उसमें कोई औद्योगिकरण शुरू नहीं हुआ था। सभी विकसित देशों के पूंजीपतियों को अपने अधिशेष पूंजी निवेश के लिए नए स्थानों की जरूरत थी ताकि वे अपने उद्योग लगा सकें। किसी दूसरे देश के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर नियंत्रण और शासन को विस्तार देने की इस प्रक्रिया को साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। तो किसी नए देश की राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लेना, वहाँ की राजनीतिक स्थिति को अपने काबू में करना, वहाँ की आर्थिक स्थिति को अपने में काबू कर लेना ही और इस तरह से अपने शासन का विस्तार करना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। यह सैन्य तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता था। तो उन्होंने किससे प्राप्त किया, सैन्य माध्यमों से, यानी कि सेना के जरिए युद्ध करके उस देश पर अपना कब्जा कर लिया, या फिर फूट डालो राज करो कीमती, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे देश में अपनाई, ठीक है, इस तरह से उन्होंने किया। उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी भी साम्राज्यवादी देश द्वारा युद्ध या छल कपट से दूसरे देश या उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना। तो उपनिवेशवाद का क्या मतलब है, किसी भी साम्राज्यवादी देश द्वारा छल या युद्ध के द्वारा, छल कपट के द्वारा युद्ध के से दूसरे देश या जमीन पर कब्जा कर लेना। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। तो ब्रिटेन भी क्या है, पहले व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आया था कि हमें तो व्यापार करने की जो है अनुमति दो। तो वो जहांगीर, जब मुगलों का समय था तब आए और फिर उन्होंने व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी और उनको व्यापार करने की अनुमति दी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, ठीक है, यहाँ के राजनीतिक है, शासन है, उन सभी में उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, ठीक है। तो औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ने यूरोपीय देशों के बीच प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी। आपसी अविश्वास और दुश्मनी के कारण कोई समझौता संभव नहीं था। अतः 1914 में पूरी दुनिया से घिरा एक युद्ध हुआ। इसमें सभी प्रमुख देशों के साथ साथ उनके उपनिवेशों को भी शामिल किया गया। इस ऐतिहासिक युद्ध में सभी देशों ने सेना, नौसेना और वायुसेना का शामिल किया। तो इस युद्ध के अंदर सभी देशों ने, नौसेना है उनकी, वायुसेना है और बाकी जो थल सेना है उनको उन्होंने शामिल किया। नागरिक आबादी पर अंधाधुंध बमबारी की वजह से भीषण दुर्घटना का सामना करना पड़ा। इस विश्व युद्ध को दुनिया के इतिहास में एक मोड़ के रूप में देखा जाता है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण रहे। सभी देशों के मध्य प्रतिद्वंद्विता तथा साम्राज्यवाद की भावना, यानी कि सभी देशों के बीच में क्या थी, साम्राज्यवाद की भावना थी। सब दो आपस में जो जैसे जैसे उद्योगों का विकास हो रहा था हर देश के अंदर, वो क्या चाह रहे थे, वो किसी दूसरे देश को अपने उपनिवेश बनाना चाह रहे थे, ठीक है। साथ में प्रतिद्वंद्विता थी, यानी कंपटीशन हो गया था कि हम तुमसे आगे बढ़े। तो ये भी युद्ध का कारण रहा। जर्मनी की जबरदस्त आर्थिक व औद्योगिक प्रगति, जर्मनी द्वारा युद्धपोत का निर्माण करना तथा कील नहर द्वारा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर की तट रेखा को जोड़ना। चौथा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान, इटली आदि देशों की विस्तारवादी नीतियाँ। तो इसके कारण भी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध को जो है होने के कारण थे। गठबंधन की प्रक्रिया।
तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध होने के क्या कारण है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो देखो हर पॉइंट से प्रश्न बन रहा है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। गठबंधन की प्रक्रिया। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ने ट्रिपल एलायंस पर अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ आपसी सैन्य सहायता की संधि पर हस्ताक्षर किए। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस ने 1907 में ट्रिपल अंतत पर हस्ताक्षर करने से दो विरोधी समूहों का उद्भव और यूरोपीय शक्ति के बीच तनाव और संघर्ष ने यूरोप को दो गुटों में विभाजित कर दिया। पान स्लाव आंदोलन और बाल्कन राजनीति। पूर्वी यूरोप में बाल्कन के ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मांटेग्रो आदि छोटे राज्यों ने अपने तुर्क सम्राट के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तो ऑस्ट्रिया, रूस आदि देश अपने पैर जमाने आ गए। बात तब और जटिल हो गई जब यहाँ के निवासियों ने राष्ट्रीय भावना का पुनः उद्धार हुआ। इसे ही साल्व कहा जाता है। 1908 में ऑस्ट्रिया ने दो स्लाव राज्य बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया, जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी का कारण बना। 1912 और 1914 के बीच बाल्कन राज्यों ने स्वतंत्रता के लिए तुर्की सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़े। अंत में तुर्की की हार हुई। तो अंत में तुर्की की क्या हुई? हार हुई। अब है प्रथम विश्व युद्ध की कार्यविधि, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चली। 9 अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई। 1914 में मारने की लड़ाई, 1916 में वेडू की लड़ाई, सोमे की लड़ाई, जूटलैंड की लड़ाई आदि। तो ये लड़ाइयों के नाम हैं, ठीक है, जो 1914 से 1918 के बीच में हुए। 1917 में दो महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा गया। इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका का शामिल होना तथा दूसरा है तो इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल होना, 2 नवंबर में रूस का लड़ाई के से अलग होना। दूसरा क्या है कि नवंबर में रूस का लड़ाई से अलग होना। 1915 में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिपुनिया ने जर्मन की यू बोट को डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक यात्रा कर रहे थे। वे मारे गए। अमेरिकी सीनेट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और वे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते में जर्मनी को खतरा पैदा किया। जुलाई 1918 में जर्मनी का पतन शुरू हुआ। चौथा, युद्ध के दौरान मशीन गन, जहरीली गैस, तरल आग, पनडुब्बी और टैंकर के रूप में कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से जर्मनी के साथ जो जर्मनी ने उनके जो अमेरिकी नागरिकों के जो पोत था, यानी कि उनका जो नाव था, उन्होंने उसको डुबो दिया, जिसके कारण भी अमेरिका ने क्या किया, इस स्थिति को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने जर्मनी का पतन करना शुरू कर दिया। और इस युद्ध में कई जहरीले गैस वाला आधुनिक हथियार, तरल आग है, पनडुब्बियाँ और टैंकर आदि कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, तो आप भी जानते हो युद्ध के क्या परिणाम होते हैं, विनाशकारी परिणाम ही होते हैं। तो इस समय भी विनाशकारी परिणाम हुए। प्रथम विश्व युद्ध को दुनिया के सबसे विनाशकारी और भयंकर घटनाओं के रूप में देखा जाता है। पहला, निर्दोष नागरिकों सहित 1 लाख लोगों को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा और अधिकांश यूरोपीय देशों में संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। अनुमान है कि इस युद्ध का कुल खर्चा 182 अरब डॉलर है। युद्ध में इतना बड़ा नुकसान होने के बाद अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था टूटने लगी और चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई। जनवरी से जून 1919 के बीच युद्ध में जीते हुए देश वारसाई महल में मिले थे। तो जो 1919 के बीच जो युद्ध में जीते हुए देश थे, वारसाई महल में मिले थे, जिसमें पेरिस को पराजित शक्तियों का भविष्य तय करना था। यह निर्णय ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के प्रमुखों द्वारा लिया गया था, जिसमें रूस को बाहर रखा था, या जिसमें रूस को क्या कर दिया, बाहर रखा गया। इसमें 27 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीसरा, सेंट जर्मेन की संधि में ऑस्ट्रिया से हंगरी को अलग किया गया और हंगरी को स्वतंत्र देश बनाया गया। चौथा, युद्ध और शांति संधियों ने दुनिया के विशेष रूप से यूरोप के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। चौथा अगला है लिंग ऑफ। तो लिंग ऑफ क्या है? युद्ध के परिणामों को देखने के बाद दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सहयोग व शांतिपूर्ण तरीके से निपटान हेतु 1920 में लिंग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। तो लिंग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई? 1920 में। क्यों की गई? ये यहाँ पर कारण दे रखे हैं कि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सहयोग व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने हेतु, जिसका कार्यालय जिनेवा में रखा गया, परंतु असहयोग
वे आपसी मतभेद के चलते ये संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई। अगला है दो विश्व युद्ध के बीच 20 साल की अवधि में दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुमान किया गया। एक तरफ सकारात्मक परिवर्तन जैसे कि राष्ट्रीय चेतना का विकास व एशिया, अफ्रीका, सोवियत संघ के कई देशों में समाजवादी आंदोलन प्रक्रिया लोकप्रिय हुए। वही दूसरी तरफ इटली और जर्मनी में तानाशाही का सबसे बुरा रूप देखा गया। इसी समय अमेरिका में 1929 में महामंदी आई जिसने सबको प्रभावित किया। तो दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया की ये स्थिति रही। अगला है विश्व के अन्य भागों में विकास, कि विश्व के अन्य भागों में किस तरह से विकास हुआ। इंग्लैंड में फ्रांस को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में मजदूर पड़ताल और कई अन्य समस्याओं के रहते 1931 में साझा सरकार बनानी पड़ी। लेबर, लिबरल व कंजर्वेटिव के सहयोग से हल करने की कोशिश की गई। 1936 में वामपंथी पार्टियों ने लोकप्रिय सरकार बनाई। सोवियत रूस दुनिया के पहले समाजवादी देश के रूप में उभरा। वही अमेरिका औद्योगिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास के बल पर सुपर पावर बन गया। 1929 अमेरिका में महामंदी आई तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील नामक आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। केवल जापान ही एशिया का ऐसा देश था जो साम्राज्यवादी ताकत के रूप में उभरा और 1905 में रूस को हराकर जापान एक सैनिक शक्ति बन गया। वह फ्रांसीसीवाद का समर्थन किया। एंटी-क्रिप्टमेंटेन समझौते पर भी इटली व जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किए ताकि साम्यवाद का प्रसार रोका जा सके। अगला है फ्रांसीसीवाद और नाजीवाद के विकास के चरण। फ्रांसीसीवाद, जिसका मुख्य उद्देश्य तानाशाही की स्थापना करना था, उन्हें शासकों, उच्च वर्गों, अभिजात और पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त था। तो फ्रांसीसीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तानाशाही की स्थापना करना, कि वहाँ जो तानाशाही क्या होता है कि राजा का शासन होता है, राजा जो चाहे वो करता है, उसको जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यह वर्ग समाजवाद नहीं चाहते थे। फ्रांसीसीवाद के प्रवर्तक मुसोलिनी थे। तो फ्रांसीसीवाद के प्रवर्तक कौन थे? मुसोलिनी, जो कि इटली के निवासी थे। फ्रांसीवाद का शाब्दिक अर्थ है फांसीवाद, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सत्ता के अधिकार या सत्ता का प्रतीक। मुसोलिनो ने इटली में 1925 से 1943 तक तानाशाही शासन किया। इसी फांसीवाद रूप को जर्मन में नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसी फांसीवाद को जर्मन में किस नाम से जाना जाता है? नाजीवाद के नाम से। जर्मनी में यह एडोल्फ हिटलर द्वारा स्थापित किया गया। हिटलर जर्मनी को एक महान राष्ट्र और उसके पुनर्निर्माण की सोच में खड़ा हुआ था, और यही कारण है कि जर्मनी की जनता उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित हुई। हिटलर और उसके सहयोगियों की सफलता जर्मन, यूरोप और पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हुई। वही विश्व के कई देश, जिसमें हंगरी, पुर्तगाल, स्पेन में स्थापित सरकारों को तानाशाही का समर्थन दिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1919 से 1939 के बीच इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद पूरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस तानाशाही सोच ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, साम्यवाद और मानवता का दमन किया। इन्हीं ताकतों की वजह से दुनिया को आपसी विश्वास में कमी आई, क्योंकि ये तानाशाही थे, उनको जो मर्जी होती थी वो करते थे, जनता की भलाई से उनको कोई लेना देना नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति बनने के बाद 3 सितंबर 1939 को युद्ध शुरू हुआ। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने की तिथि है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे? फांसीवादी देशों की साम्राज्यवादी नीतियाँ, वर्साई की संधि, जापान का सैन्य शक्ति के रूप में उभरना, सोवियत संघ की सफलता। तो ये है इसके कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए? मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ। जर्मनी का विभाजन हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ सुपर शक्ति बनी। शीत युद्ध का आरंभ। अमेरिका और रूस के बीच वाक यानी मौखिक युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना, अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। युद्ध के परिणामों को देखते हुए दुनिया के नेताओं को शांति हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत का एहसास हुआ। तो देखो, युद्ध के जो परिणाम हुए उसको देखते हुए जो भी समझदार नेता थे उनको शांति हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत का एहसास हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत नेता स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने शांति स्थापित करने हेतु एक संगठन बनाने के विचार से मुलाकात की। अंत में 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ। तो अंत में 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ? सम्मेलन हुआ, और विश्व के 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कर इस संगठन की स्थापना कर दी। तब से हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हर साल मनाते
है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज एक परिपत्र दुनिया के नक्शे के रूप में उत्तरी ध्रुव से देखता एक हल्के रंग की जो पृष्ठभूमि पर केंद्रित सफ़ेद में जैतून शाखाओं की एक माला से घिरा हुआ है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का झंडा है, जिसकी बताया कि किस तरह का है वो, ठीक है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का कारण और कब हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ, जो विश्व के 50 देशों की संयुक्त चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ। 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित था। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। औद्योगिक क्रांति कब हुई, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो ये प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, आरंभ हुआ। और साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। भारत पर साम्राज्यवाद के 2 प्रभाव लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। बाल्कन युद्ध किन देशों के बीच लड़े गए, इटली और जर्मनी के में फ्रांसिसिज्म से उद्देश्य के कारण लिखिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न उत्तर की भी जो सीरीज हम चलाएं, तो पहले जरूरी है कि मैं सारे पाठों को पढ़ा दूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, क्योंकि पूरे पाठ को बहुत शॉर्ट करके यहाँ पर पढ़ाया गया है, ताकि अगर आप पाठ को पहले अच्छे से पढ़ भी लो अपनी किताब से, तो अगर आप दोबारा यहाँ पर भी रिवीजन करोगे तो आपका पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।